हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी ज़बरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। इन दिनों एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में हम एक नए चैप्टर, नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरण। इसमें हम आज इसकी परिभाषा, विशेषताएं, रिसीप्ट एंड पेमेंट की विशेषताएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसकी विशेषताएं, और इनके बीच में अंतर, रिसीप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक में क्या अंतर होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या अंतर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर होता है। इस प्रकार के अंतर को करेंगे। तो आज बहुत अच्छा लेक्चर जाने वाला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, 11वीं कक्षा में अकाउंटेंसी विषय में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, कैसे फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं एक वित्तीय संस्था के। आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के वित्तीय विवरण। ये कौन सी संस्थाएं होती हैं? एक व्यावसायिक संस्थाएं होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके अलावा ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनका मकसद लाभ कमाना नहीं होता, या तो किसी विशेष समूह की सेवा करना होता है जो उसके सदस्य होते हैं, या सर्वसाधारण आम जनता की सेवा करना होता है। तो कुछ संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अपने सदस्यों या समाज की सेवा या सुरक्षा के लिए की जाती है। जैसे कोई क्रिकेट क्लब। बताइए, क्रिकेट क्लब क्या काम करेगा? क्रिकेट क्लब एक स्वास्थ्य से संबंधित है। लोग आएंगे, खेलेंगे, कुछ उसमें अपना कैरियर भी बनाएंगे, लेकिन अमूमन वो कोई कमाई का तो कोई जरिया है ही नहीं। तो एक सामाजिक कार्य है। इसी तरह कोई मंदिर, बहुत सारे मंदिर आप जानते हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब रही बात, ये जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं, इनके पास वित्तीय स्रोत क्या है, फाइनेंशियल सोर्सेस क्या है, कहां से पैसा आता है? इसके सोर्सेज हैं, एक तो है चंदा, जो इसके मेंबर होंगे वो सभी कुछ ना कुछ सालाना तो देंगे ही चंदा। तो एक तो एक चंदा। दूसरा, ये दान भी इकट्ठा करते हैं जनता से। तीसरा, सरकार के द्वारा भी समय समय पर इन्हें ग्रांट, अनुदान मिलता है, अनुदान मिलता है, वो भी एक रास्ता है। और कई बार तो कुछ हद तक ये व्यवसाय भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका मकसद व्यवसाय करना नहीं है, उससे जो अर्जन होगा उससे वो सामाजिक कार्य करेंगे। जैसे कोई कैंटीन चला देना, इस प्रकार के कार्य से यदि कोई इनकम होती है तो वो भी उस समूह या समाज के हित में यूज किया जाता है। अब हम करते हैं मेन फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो बच्चों, इसमें क्या है? पहली है मेन एम इज सर्विस। इसका मुख्य उद्देश्य सेवा करना, लाभ कमाना नहीं है। थोड़ा बहुत कमाते हैं, लेकिन मकसद वही है कि लोगों की सेवा करना। तो सेवा के लिए पैसा तो चाहिए,
तो पैसा इस तरीके से भी जुटाया जाता है। तो मेन मकसद क्या है इनका? इनका मेन मकसद है, मुख्य उद्देश्य है सेवा करना। नंबर 2, फॉर्म, इसका प्रारूप क्या है? ये जो है या तो ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं और या कोई सामाजिक संस्था जो है उसके रूप में काम करते हैं। तीसरा है मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, मुख्य स्रोत क्या है? थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसके मुख्य स्रोत क्या है? सदस्यों से जो सदस्यता शुल्क मिलेगा, इसके अलावा कहीं से दान इत्यादि मिलना, या कभी कभी सरकार द्वारा ग्रांट दिया जाना, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पैसा होता है तो ये इसको इन्वेस्ट करते हैं, उससे भी एक आय जनरेट होती है। जैसे कि आप किसी मंदिर के बारे में, बहुत बड़े जो मंदिर हैं उनके बारे में आप जानते होंगे कि उनके पास चढ़ावा ही बहुत चढ़ता है और उस चढ़ावे को वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे भी काफी मात्रा में उनके पास राशि प्राप्त होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है सेपरेट एंटिटी, पृथक अस्तित्व, यानी जिन्होंने इस संस्था को बनाया है, जो इसके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, हालांकि उन्होंने बनाया है लेकिन ये उनके द्वारा बनने के बाद अलग अस्तित्व रखती है। अर्थात अगर इसके सदस्यों में किसी सदस्य की या कुछ सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, दिवालिया हो जाते हैं, कुछ भी कारण होता है, संस्था पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, संस्था चलती रहती है। और दूसरी तरह से इसके लाभ को भी, अगर इसका लाभ होता है, जिसका लाभ शब्द का प्रयोग नहीं करते, जिसे कहते हैं कि अगर आय ज्यादा है खर्चों से, तो वो जो सरप्लस, जिसको आधिक्य बोलते हैं और इंग्लिश में सरप्लस कहते हैं, तो यदि ऐसा कोई सरप्लस आधिक्य मिल जाए तो उस आधिक्य को भी बांटा नहीं जा सकता सदस्यों के बीच में। तो हुआ ना, पृथक अस्तित्व है इसका। आगे है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रबंध। निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रबंध का अर्थ क्या है? इस संस्था को चलाने के लिए जो सदस्य होते हैं वो आपस में ही कोई चुनाव करके या तो प्रबंध समिति बना लेते हैं या कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी बना लेते हैं, और वो इसका संचालन बाकी सब की ओर से करती है। ठीक है। आगे 6th पॉइंट है सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, आधिक्य को इसके सदस्यों के बीच वितरण नहीं किया जाता। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यदि कोई सरप्लस हुआ, याद रखना, जैसे हमने +1 में हमने प्रॉफिट सीखा था, इनकम में से एक्सपेंसेस घटा दो तो प्रॉफिट हो गया। यहां भी इनकम में से एक्सपेंसेस घटाओगे, बस शब्द का फर्क हो गया, उसे प्रॉफिट शब्द नहीं कहते, उसे सरप्लस कहते हैं, आधिक्य कहते हैं, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सरप्लस जो आएगा वो इसके सदस्यों के बीच में किसी भी हालत में वितरित नहीं होगा, बल्कि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड एक शब्द होता है जिसको पूंजी कोष कहते हैं, उसमें जोड़ दिया जाएगा। जो व्यापारिक संस्थाएं थी वो कैपिटल रखती थी और ये लोग कैपिटल की बजाय कैपिटल फंड रखते हैं, कैपिटल के बजाय कैपिटल फंड नाम आता है वहां पे। और सातवां है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, लेखों का प्रारूप। लेखों का प्रारूप का मतलब है कि किस कौन कौन से इसकी प्रारूप है, किस किस रूप में रखती है। तो ये है इसमें नंबर 1 रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता। और तीसरा बैलेंस शीट, ये इसके प्रारूप है जिनको ये रखती है। और एक ये है प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन्ड, उचित रूप से खाते रखना। जैसे व्यावसायिक संस्थाएं उचित रूप से खाते रखती हैं ताकि उन्हें कोई कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी हो तो वो भले से कर सकती है, अच्छे से कर सकती है, इसी प्रकार से
गैर व्यापारिक संस्थाओं को भी अपने अकाउंट्स प्रॉपर वे में रखने पड़ते हैं, ताकि उन्हें कोई भी औपचारिकताएं पूरी करनी हो, कहीं ऑडिट करवाना हो, तो वो सारी चीजें आसानी से हो सके। तो इसका ये अर्थ हुआ कि ऐसी संस्थाओं को इतना स्वतंत्र नहीं छोड़ दिया जाता है कि वो किसी प्रकार से उस पैसे का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषता। अब चलते हैं बच्चों हम डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं हैं उनके और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं थी उनके बीच में अंतर क्या है? तो पहला अंतर है बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार। नंबर 1, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। क्या मेन मोटो है इनका? मेन मकसद है सेवा करना अपने सदस्यों की या सर्वसाधारण की। और दूसरी तरफ जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यवसाय चलाती हैं, जिनका लाभ कमाने का मकसद होता है, उनका क्या उद्देश्य होता है? वो तो अपने लाभ कमाने का मकसद होता है। तो लाभ कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्लियर है? नंबर 2, पूंजी बनाम पूंजी कोष, कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। गैर व्यापारिक संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती, व्यवसाय नहीं करती, वो जो है कैपिटल फंड रखती है। तो क्या है? ये संस्थाएं पूंजी खाते की बजाय पूंजी कैपिटल अकाउंट नहीं रखती, पूंजी कोष खाता, जिसको कैपिटल फंड अकाउंट कहते हैं, रखती है, जिसमें आजीवन सदस्यता शुल्क, सरप्लस आदि आते हैं। ठीक है? और दूसरी ओर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो कैपिटल अकाउंट रखती है, वो तो हमने आपको पहले भी सिखाया था। उसके बाद है आधिक्य वर्सेस लाभ, यानी सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। गैर व्यापारिक संस्थाएं आधिक्य शो करती है। देखिए, इनके आय व्यय खाते द्वारा प्रस्तुत परिणाम को आधिक्य या कमी के रूप में दर्शाया जाता है। जो इनका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, उसमें जो सरप्लस आएगा, फालतू आएगा, तो उसे सरप्लस कहते हैं, और कम हो जाए तो उसे कमी कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। जबकि व्यावसायिक संस्था में लाभ हानि खाते द्वारा प्रस्तुत परिणाम को शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट या शुद्ध हानि नेट लॉस के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है? यानी व्यावसायिक संस्थाएं प्रॉफिट लॉस करती हैं, और जबकि ये जो है गैर व्यापारिक संस्थाएं सरप्लस या डेफिसिट शो करती है। अगला पॉइंट है वित्तीय विवरण बनाना। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनती है? गैर व्यापारिक संस्थाओं में इनके वित्तीय विवरण में निम्न शामिल किए जाते हैं। नंबर 1, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। और तीसरा बनता है बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। इनको हम एक एक करके बाद में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। दूसरी तरफ व्यापारिक संस्थाएं जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो। ट्रेडिंग और P&L तो बनाती हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस। और तीसरा बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस शीट बनाते हैं, वो भी बैलेंस शीट बनाते हैं। ये दोनों के वित्तीय विवरण बनाना था कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। आगे है लाभों का वितरण, 5वां पॉइंट है लाभों का वितरण।
जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में होने वाले आधिक्य या कमी का इसके सदस्य में बंटवारा नहीं किया जाता, बल्कि कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। क्लियर हुआ? ये प्रॉफिट को नहीं बांटते, कई बार एक्सप्लेन हो चुका है। और जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में होने वाले लाभ या हानि का इसके मालिकों में पूर्व निर्धारित दर से बंटवारा कर दिया जाता है। जो पहले से दर तय है कि कितना कितना देना है, उस अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, निर्धारित अनुपात में बांट दिया जाता है। ये था हमारा विशेषताएं। अब हम करते हैं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के कौन कौन से खाते होते हैं, कौन कौन से स्थिति विवरण, कौन कौन से विवरण है, वित्तीय विवरण। एक पॉइंट में भी आया था और फिर दोबारा बता रहे हैं, दोबारा से सुनिए। पहला है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीप्ट्स और पेमेंट। आपने कैश बुक पढ़ी है ना, तो ये कैश बुक जैसा ही है, बल्कि कैश बुक का सारांश। चलिए दूसरा पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, आय व्यय खाता। और तीसरा है बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। ये आप पहले से जानते हैं बैलेंस शीट के बारे में। अब हम करेंगे एक एक पॉइंट। तो पहला पॉइंट लें। पहला पॉइंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। देखिए बच्चों, कैश बुक तो आप जानते ही हो, चाहे वो वित्तीय संस्था है, चाहे वो व्यापारिक संस्था है, चाहे गैर व्यापारिक संस्था, दोनों ही पूरे वर्ष कैश बुक रखते हैं। और कैश बुक में क्या होता है, डेबिट साइड में रिसीट्स होती हैं, जो भी प्राप्ति हो नकदी में, और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स होती हैं, जो भी पेमेंट हो। और रिसिप्ट कौन सी, केवल इस साल की, या कोई पिछली आ जाए वो भी, या कोई आगे की एडवांस दे दे वो भी, तीनों। बस शर्त यही है इस अकाउंटिंग ईयर में, इस लेखा अवधि में ही वो मिलनी चाहिए। जैसे आज मान लीजिए 2020 और 21 का हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं। अब इस दौरान अगर किसी ने इस साल का सदस्यता शुल्क दिया तो वो भी इसमें आएगा, और किसी ने पिछले वर्ष का जो पीछे नहीं दिया था, वो कहता है सर वो पीछे का था आप ले लो, वो भी यही आएगा। और कोई एडवांस दे दे कि सर मेरी इस साल फसल बहुत बढ़िया हुई है और पता नहीं अगले साल कैसी फसल होगी, आप मेरा अगले साल का सदस्यता शुल्क भी ले लीजिए, तो तीनों के तीनों यहीं पर दिखाएंगे। मतलब बस ये है कि मिलना चाहिए। इसी तरह कोई भी भुगतान करो, चाहे पिछले वर्ष वाला भुगतान करो, चाहे इस वर्ष वाला भुगतान करो, चाहे अगले वर्ष वाला, बशर्ते वो नकदी में भुगतान हो, तो वो भी यही पेमेंट्स में आएंगे। ठीक है, तो ये था कैश बुक। अब कैश बुक पूरे साल चलती है। देखिए मान लेते हैं 10 सदस्यों ने शुरू में चंदा दिया, 15 सदस्यों ने 1 महीने बाद दिया, 20 सदस्यों ने 2 महीने बाद दिया, कुछ सदस्यों ने बाद में दिया। अब 1 वर्ष के बाद अगर मैं चाहूं कि सदस्यता शुल्क कितना आया, तो कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं हम यहाँ पर कैश बुक की एक समरी बना देते हैं। क्या कर देते हैं, कैश बुक की समरी, जो पूरे साल कैश बुक बनी है उसमें से जितना भी चंदा आया उसकी एक एंट्री हो जाएगी रिसीप्ट साइड में, चंदा, सब्सक्रिप्शन। इसी तरह से आपको कोई कमीशन मिला है तो कमीशन, अगर ब्याज मिला है तो ब्याज। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कैश बुक का सारांश, यानी जो एक एक बार एक एक आइटम आएगी, उसके पूरे साल जितना भी वो चंदा आया है या जो कुछ भी आया है, वो एक
जगह लिखा जाएगा। इसी तरह कोई भुगतान किया, जैसे मान लीजिए आप सैलरी हर महीने पे कर रहे हैं, कर्मचारी होंगे बहुत सारे, जैसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कितने सारे कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर नर्स और कंपाउंडर वगैरह बहुत सारे होते हैं, और सफाई कर्मी, तो उन सबको भी तो पेमेंट करनी होती है। तो वो चाहे कितनी बार पेमेंट करो, उस टोटल को एक बार पेमेंट साइड में सैलरी लिख देंगे। तो क्या मतलब निकला, सारी कहानी का एक निचोड़ है, जो पूरे वर्ष कैश बुक बनी है उस कैश बुक का सारांश बनाना आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट है, और कुछ नहीं है, उसका सारांश है। तो चलिए एक परिभाषा पढ़ते हैं विलियम पिकल्स की। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन ए समरी ऑफ द कैश बुक। कुछ भी नहीं है, कहता है, इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये समरी है, सारांश है, जिसमें कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस का है। सिर्फ कैश ही कैश नहीं, बैंक भी, क्योंकि बैंक भी उसी तरह से ओवर ए सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय का है, जैसे कि एक साल का। एनालाइज्ड एंड क्लासिफाइड, उसका विश्लेषण किया, उसको क्लासिफाई करके रख दिया, सारी सैलरी एक जगह कर दी, रेंट एक जगह कर दिया, इसी तरह चंदा एक जगह कर दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस एक जगह लिख दी, तो सारा करके इसको क्लासिफाई कर रहा है अंडर सूटेबल हेडिंग्स, जो कि उचित हेडिंग्स के अंदर होगा। इट इज द फॉर्म ऑफ अकाउंट most commonly adopted by the treasurers of societies, clubs, associations, etc. when preparing the results of the year's working. यानी ये ज्यादातर सोसाइटियों द्वारा या किसी क्लब द्वारा या कोई संघ, इनके द्वारा ये बनाए जाते हैं और ये एक साल के बाद बनते हैं। देखिए क्या है, हिंदी में है। विलियम पिकल्स के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ बही के नगद एवं बैंक लेन देनों का सार मात्र से अधिक कुछ भी नहीं है, जो कि उपयुक्त शीर्षकों के में विश्लेषित एवं वर्गीकृत है। यह खाते ऐसा प्रारूप है जिसका प्रयोग अधिकांश समितियों, सोसाइटी जिसको कहा गया, क्लबों, संघों आदि के कोषाध्यक्षों द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिणामों को, जो वर्ष का जो कार्य संचालन का परिणाम है, प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ये विलियम पिकल्स ने लिखा है परिभाषा। ठीक है, आगे क्लियर हो गई? तो समझ में आया क्या निकला, मतलब कि रिसीप्ट एंड पेमेंट कैश बुक का सारांश है, बस। अब चलते फीचर्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। प्राप्ति और भुगतान खाते की विशेषताएं क्या है? पहले हमने जो विशेषताएं करी थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थी। अब क्योंकि उसमें मैंने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, फिर बैलेंस शीट है, तो अब हम एक एक को कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट की विशेषताएं क्या है? रिसीप्ट एंड पेमेंट, जो कि कैश बुक की समरी है। तो पहला है नेचर ऑफ अकाउंट, इसके खाते की प्रकृति। क्या है इसके खाते की प्रकृति? ये आपका रियल अकाउंट्स है, क्योंकि कैश बुक रियल होती है, तो कैश बुक का ही तो ये सारांश है, तो ये आपका रियल है। दूसरा है इट इज स्टार्टेड बाय द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। कैश बुक याद करो, कैश बुक की शुरुआत कैसे करते थे? शुरुआत में ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक का बैलेंस। इसी तरह से रिसीप्ट एंड पेमेंट में भी अगर जो आपके पास कैश है, जो आपके पास बैंक है, उसकी ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तीसरा है आइटम्स टू बी शोन इन इट्स डेबिट साइड। इसकी डेबिट साइड में कौन सी आइटम दिखाई जाती है? किसकी? रिसीप्ट एंड पेमेंट की। जो रिसीप्ट साइड है, कैश बुक में क्या होता था? रिसीप्ट साइड में केवल प्राप्तियां। इसी तरह से इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट में भी वही प्राप्तियां रहेंगी। कैसे प्राप्तियां रहेंगी? जो भी प्राप्ति होगी नकदी में, वो इसमें दिखा दी जाएगी।
तो क्या आता है इसमें, एक तो ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, चंदा आ गया अगर मेंबरशिप फीस इसको बोलते हैं, कोई दान आ गया, या कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। इस प्रकार से लाइफ मेंबरशिप फीस आ गई। यानी कुल मिला के कहना चाहेंगे चाहे कोई सी प्राप्ति हो, चाहे वो आयगत प्राप्ति हो, चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति हो। आयगत मतलब जो रूटीन में होती है, पूंजीगत मतलब जो कभी कभार होती है। तो चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट है, चाहे रेवेन्यू रिसीप्ट है, सभी रिसीप्ट को आप इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, अब चौथा पॉइंट है आइटम टू बी शोन इन इट्स क्रेडिट साइड। इसके क्रेडिट पक्ष में दर्शाई जाने वाली मदें। डेबिट साइड हो गई। अब क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम दिखाते हैं, जो पेमेंट्स है। कौन सी, चाहे वो कैपिटल पेमेंट्स हो, चाहे रेवेन्यू पेमेंट्स हो। जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन खरीदते हो तो ये पूंजीगत भुगतान है, तो भी यही दिखाएंगे। और बाय द वे आप किराया देते हैं, सैलरी देते हैं, तो वो भी यही दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पेमेंट साइड में जो भी भुगतान होंगे, चाहे वो पूंजीगत भुगतान हो, चाहे वो आयगत भुगतान हो, दोनों ही भुगतान पेमेंट साइड में दिखाए जाएंगे। इन बातों पे गौर करिएगा बच्चों, क्योंकि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर नेक्स्ट बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने कहा दोनों, चाहे कैपिटल पेमेंट हो चाहे रिवेन्यू पेमेंट हो, दोनों यहाँ दिखाओ, लेकिन इसमें से केवल रिवेन्यू पेमेंट ही वहां जाएगी। डेबिट साइड में क्या था, चाहे कैपिटल रिसीप्ट हो चाहे रिवेन्यू रिसीप्ट हो, दोनों आई थी, लेकिन इसमें से केवल रिवेन्यू रिसीप्ट आपकी इनकम में जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा इन बातों को। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। इसमें गैर रोकड़ मदें शामिल नहीं की जाती। रिसीप्ट और पेमेंट साइड में केवल वही आइटम्स जगह पाएंगी जो नकदी में भुगतान होंगी, या बैंक के द्वारा भुगतान होंगी, या प्राप्त होंगी। जो अभी भुगतान नहीं किया या प्राप्ति नहीं हुई वो यहां नहीं आएगा। तो इसमें केवल कैश आइटम आएंगी। नॉन कैश, जिसमें कैश का आवागमन नहीं होता, वो इसमें जगह नहीं पाता। ठीक है, अगला है 6 पॉइंट, बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इस खाते का जो शेष है रोकड़ और बैंक के शेष को प्रदर्शित करता है। जो लास्ट में बैलेंस आएगा, जैसे शुरू में था तो ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक था, इसी प्रकार क्लोजिंग में भी क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक का बैलेंस, यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट ये बताएगा कि आखिरी में आपका कितना कैश है या कितना बैंक बैलेंस है। हालांकि ये कैश बुक भी करती है, पर कैश बुक पूरे वर्ष के दौरान बनाई जाती है और रिसीप्ट एंड पेमेंट उसका समरी है। तो बात तो वही है, कोई कैश बढ़ थोड़ा जाएगा, घट थोड़ा जाएगा, लेकिन उसकी समरी है। ठीक है, और क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमने इससे आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, क्योंकि कैश बुक को तो आप इतनी को देख नहीं सकते हर बार। एक एंट्री देखने के लिए आप सारी जगह थोड़ा देखेंगे, तो एक बार कर लीजिए कैश बुक का टोटल, और अलग अलग मदों के आइटम से, मदों के हिसाब से आप इसमें रिसीप्ट और पेमेंट में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब है पर्पस। इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद यही है कि हम हमारे पास अंत में कितना कैश है, कितना बैंक है, और किन किन चीजों से प्राप्ति हुई है, किन किन चीजों से भुगतान हुआ है, इन चीजों को जानने के लिए ही इस बुक का निर्माण किया जाता है। सॉरी, बुक का नहीं, अकाउंट का, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब करते हैं हम आगे डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। हालांकि मैं बता चुका आपको, लेकिन फिर भी कर लेते हैं दोबारा से कि प्राप्ति और भुगतान खाता और रोकड़ बही में क्या अंतर है, कैश बुक और रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या फर्क है। देखिए बच्चों, रिसीप्ट कैश बुक तो एक बुक हो गई और रिसीप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट हो गया, और उसके आधार पे ही तो ये बुक रिसीप्ट एंड पेमेंट बनता है, उसका सारांश है। बिना कैश बुक के तो रिसीप्ट एंड पेमेंट बन ही नहीं सकता। तो पहला अंतर है दोनों का आधार का।
रिसीप्ट एंड पेमेंट का बेस क्या है, किसके आधार पर बनती है, तो यह रोकड़ बही के आधार पर तैयार किया जाता है। जब तक आपके पास कैश बुक नहीं होगी आप रिसीप्ट एंड पेमेंट बना ही नहीं सकते। और कैश बुक ये नगद प्राप्तियों तथा नगद भुगतानों के आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे जैसे प्राप्ति होती जाएंगे डेबिट साइड में लिखते रहो, जैसे जैसे भुगतान होता रहेगा क्रेडिट साइड में लिखते रहो, इससे कैश बुक बनती है। तो पहले कैश बुक बनेगी और कैश बुक से रिसीप्ट एंड पेमेंट बनेगा। तो हुआ ना बेस का फर्क। दूसरा पॉइंट है अवधि का, जिसको कहते हैं पीरियड। ये लेखांकन अवधि के समापन पर रोकड़ बही के सारांश के रूप में तैयार किया जाता है। बताया था कैश बुक का सारांश है, और कैश बुक ये प्रतिदिन तैयार किया जाता है। जब भी कोई भुगतान प्राप्त होगा, राशि प्राप्त होगी तब भी लिखेंगे, जब भी भुगतान करेंगे तब भी लिखेंगे। तो ये प्रतिदिन बनेगी, जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट आपका लेखांकन अवधि के समापन पर। अक्सर लेखांकन अवधि साल के बाद होती है। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं? ये लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट कौन बनाता है? जो लाभ प्राप्त नहीं करती। और कैश बुक कौन बनाता है? जो लाभ प्राप्त करती है। रॉन्ग, दोनों। जो संस्थाएं व्यवसाय करती हैं वो भी कैश बुक बनाती हैं, और गैर व्यापारिक संस्थाएं भी पूरे साल कैश बुक तो बनाती हैं। तो दोनों बनाती हैं। तो यह सभी लाभ कमाने वाली तथा लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोहरा लेखा प्रणाली के भाग, यानी पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन सा है? रिसीप्ट एंड पेमेंट इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये तो उसकी समरी है। ये तो समरी है, ये तो हम कैश बुक को देख के बनाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि इसे दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं माना जाता, यह तो रोकड़ बही का सारांश मात्र है। और जबकि कैश बुक यह दोहरा लेखा प्रणाली का भाग होता है, डबल एंट्री सिस्टम का। तो इस पे डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स लगते हैं। ठीक है बच्चों, अब है अगला पांचवा पॉइंट, डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष को क्या लिखते हैं? जो रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाया जाता है उसका डेबिट साइड को कहा जाता है रिसीप्ट्स, और क्रेडिट साइड को कहा जाता है भुगतान। यानी इसमें डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के स्थान पर प्राप्ति और भुगतान पक्ष होता है। कि रिसीप्ट साइड, पेमेंट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बोलने की बजाय हम बोलेंगे रिसीप्ट साइड में देखो, पेमेंट साइड में देखो। डेबिट क्रेडिट नहीं, रिसीप्ट पेमेंट। और कैश बुक, इसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष होता है। कैश बुक में तो लिखा ही जाता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब हम करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता। हमने अभी कौन सा किया? रिसीप्ट एंड पेमेंट किया। अभी समाप्त नहीं हो गए हैं। कहीं आप सोचे कि सर ने बस फिनिश कर दिया। अभी तो इसको सिर्फ हम थ्योरेटिकल बेस ले रहे हैं, आगे इसकी बकायदा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो इसकी भूमिका तैयार की जा रही है। तो यदि थोड़ा बहुत कम भी समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है, आगे जब करेंगे समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरी बात समझ पाएंगे तो आपको आसानी से बाद में समझ में आ जाएगा। अभी ये टेंशन ना ले कि अभी मुझे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमें दूसरा अकाउंट है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना। पहली है रिसीप्ट एंड पेमेंट, दूसरी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरी क्या बताई थी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप जानते ही हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं। तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जैसे व्यावसायिक संस्थाएं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं,
उसी तरह का ये अकाउंट बनता है, बस अंतर केवल लास्ट में अंत में जो हम लाभ या हानि लिखते हैं उसकी जगह सरप्लस या डेफिशिएट लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस संस्था की विशेष अवधि की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुए आधिक्य या कमी को प्रकट करता है। ठीक है, अब हम करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की विशेषताएं, फीचर्स। फीचर्स में है बच्चों, पहली है नेचर ऑफ अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट की नेचर क्या थी? रियल अकाउंट्स था, और ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। नंबर 2, नेचर ऑफ आइटम टू बी रिटन इन दिस अकाउंट। इस खाते में लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति, किस प्रकार की इसमें आइटम्स लिखी जाती हैं? इसमें लिखी जाती हैं चालू वर्ष के व्यय और चालू वर्ष की आय। ठीक है, उससे संबंधित आइटम लिखी जाती है, और क्योंकि इसे एक्रूअल बेस पे बनाया जाता है, अर्जन विधि पे, इसलिए जो आय इस वर्ष की है, चाहे वो मिल गई हो और चाहे मिली ना हो, उसे भी इसमें दिखाते हैं। इसी प्रकार कोई व्यय, चाहे वो हो चुका हो और चाहे ना हो, लेकिन इसमें कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट नहीं दिखाते। जैसे कि मान लीजिए हमने एक गाड़ी खरीदी, एक कार खरीदी बिजनेस के लिए, तो कार क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसलिए इसमें जगह नहीं मिलेगी, लेकिन डेप्रिसिएशन को जरूर मिलेगी जगह। और अगर कल को कार आप कुछ मुनाफे में या कुछ घाटे में बेचते हो, तो जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, मात्र केवल जो प्रॉफिट या लॉस है, वो इसमें जरूर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं रिटर्न ओनली करंट पीरियड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि अर्जन विधि पर बनाते हैं, एक्रूअल बेस पे बनाते हैं, तो केवल इस वर्ष की आय और इस वर्ष की इनकम को ही जगह मिलेगी इसमें। हाँ, वो अलग बात है कि चाहे वो प्राप्त हो गया चाहे प्राप्त नहीं हुआ, वो दोनों जुड़ेगा। उसके बाद है एडजस्टमेंट। बच्चों, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, तो उसमें एडजस्टमेंट की, यहां पर भी वही एडजस्टमेंट होंगी जैसे डेप्रिसिएशन की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट यहां भी उसी तरह से होती है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती थी। क्लियर हुआ? अब अगला है पर्पज, उद्देश्य। एक वर्ष के बाद कोई भी संस्था जानना चाहती है कि वो लाभ कमा रही है या हानि, लेकिन यहां पर तो क्योंकि गैर व्यवसायिक संस्थाएं लाभ या हानि शब्द का प्रयोग नहीं करती, तो उसको बदल के हमने क्या कहा? सरप्लस या डेफिशिएट। तो वर्ष के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है या एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है। तो इसको जानने के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। अब हम करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो हमने पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाया था, उसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में और आय व्यय खाते में क्या अंतर है? पहला अंतर है नेचर का, प्रकृति का। ये रोकड़ बही का सारांश है। रिसीप्ट एंड पेमेंट किसकी समरी है? कैश बुक की। और ये लाभ कमाने वाली संस्था के लाभ हानि खाते की तरह होता है। नंबर 2, साइड्स, पक्ष। इसके डेबिट पक्ष में नगद प्राप्तियां और क्रेडिट पक्ष में नगद भुगतान लिखे जाते हैं, जबकि आय और व्यय खाते के इसके डेबिट पक्ष में व्यय और क्रेडिट पक्ष में आय लिखी जाती है। वह इनकम और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, यहां पर रिसीप्ट एंड पेमेंट में प्राप्तियां और भुगतान लिखे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाते के प्रकार। ये रियल अकाउंट्स है, रिसीप्ट एंड पेमेंट रियल है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है प्रारंभिक शेष, ओपनिंग बैलेंस।
इसके प्रारंभ में प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष लिखे जाते हैं। जो पिछले वर्ष के कैश के बैलेंस और बैंक का बैलेंस है वो ओपनिंग बनता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका कोई प्रारंभिक शेष नहीं होता, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। कहां आपने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देखा था? नहीं था ना। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, जो आखिरी बैलेंस होता है, अंतिम शेष होता है, उसका क्या होता है? इस खाते द्वारा प्रदर्शित अंतिम शेष अंतिम रोकड़ व बैंक शेष अथवा बैंक अधिकर्ष को दर्शाता है। जो रिसीट एंड पेमेंट का आखिरी बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, या तो वो कैश होगा, बैंक होगा, या उल्टा बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इस खाते द्वारा प्रदर्शित जो अंतिम शेष होगा वो या तो अधिक है, जिसको सरप्लस कहते हैं, या फिर बता रहा हूं एक्सपेंसेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अथवा कमी डेफिशिएट, या जिसको कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम को दर्शाता है। उसके बाद है छठा पॉइंट, आय तथा व्यय की अवधि, पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसमें लेखा अवधि से प्राप्त अथवा भुगतान होने वाले समस्त नकदियों को लिखा जाता है। इसमें लेखा अवधि में प्राप्त या भुगतान होने वाले समस्त नकदियों को लिखा जाता है, चाहे वो गत वर्ष, चाहे चालू वर्ष अथवा आगामी वर्ष से संबंधित ही क्यों ना हो। सारी प्राप्तियों को, सारे खर्चों भुगतान को यही दिखाते हैं, चाहे उसका संबंध पिछले वर्ष से, वर्तमान वर्ष से या भविष्य से हो। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या है? इसमें केवल चालू वर्ष से संबंधित आय तथा आय व व्यय की मदों को ही लिखा जाता है, केवल करंट ईयर से संबंधित होने चाहिए। उसके बाद सातवां पॉइंट, पूंजीगत तथा आयगत मते, कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स। देखिए, इसमें दोनों प्रकार की मदों को लिखते हैं जो आप रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाओगे, चाहे पूंजीगत प्राप्ति हो, चाहे लाभगत प्राप्ति हो या भुगतान हो, दोनों प्रकार के लिखे जाते हैं। अगर आपने कार बेची, उससे प्राप्ति है तो भी प्राप्ति है, चंदा प्राप्त हुआ तो भी प्राप्ति है, दोनों लिखते हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसमें केवल आयगत प्राप्तियों, जिनको हम रिवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं, और आयगत व्यय, जिसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, को ही लिखा जाता है। इसमें केवल रिवेन्यू नेचर के होंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट, इसमें कोई समायोजन नहीं किए जाते, यह तो रोकड़ बही का सारांश मात्र है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती। इसमें इसे बनाते समय, किसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाते समय समायोजन किए जाते हैं, वो तो करते थे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि यह लेखांकन के अर्जन आधार ऑन एक्रूअल बेसिस पर तैयार किए जाते हैं। बताया था एक्रूअल बेसिस, फिर से बता देता हूं कि एक्रूअल बेसिस होता है इस वर्ष की आय को इसी वर्ष में दिखाना है, चाहे वो प्राप्त हो गई चाहे प्राप्त नहीं हुई, और इस वर्ष के व्यय को इसी वर्ष में दिखाना है, चाहे वो भुगतान हो गया चाहे नहीं हुआ। ठीक है। अब उसके बाद है 9वां पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, अंतिम शेष का हस्तांतरण कहाँ होता है? जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आपका अगले वर्ष की प्रारंभिक बैलेंस हो जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट का। तो देखिए, इस खाते का अंतिम शेष अगले वर्ष की प्राप्ति और भुगतान खाते के प्रारंभिक शेष के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इस खाते का अंतिम शेष स्थिति विवरण में पूंजी कोष, जिसको कैपिटल फंड कहते हैं, कैपिटल फंड में हस्तांतरित कर दिया जाता है। बिजनेस वाले प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ते हैं, और गैर व्यापारिक संस्थाएं जो प्रॉफिट आता है, जिसको हम सरप्लस कहते हैं, उसको कैपिटल फंड में जोड़ते हैं। उसके बाद है बैलेंस शीट।
इसके साथ स्थिति विवरण बनाना आवश्यक नहीं है, रिसीप्ट एंड पेमेंट के साथ बैलेंस शीट बनाने इतनी आवश्यक नहीं है, जबकि इसके साथ, किसके साथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ स्थिति विवरण बनाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है 10वां पॉइंट, 11वां पॉइंट, लेखा प्रणाली का अनिवार्य अंग, अकाउंट कंपल्सरी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। यह रोकड़ बाई का सारांश होने के कारण लेखा प्रणाली का कोई अनिवार्य अंग नहीं है। ये तो केवल कैश बुक का सारांश है, इसलिए अकाउंटिंग सिस्टम का ये पार्ट नहीं है, जबकि यह लेखा अवधि के अंत में संस्था के द्वारा अर्जित आधिक्य अथवा कमी को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। अतः यह लेखा प्रणाली का एक अनिवार्य कंपल्सरी पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नहीं, अगली है डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट लॉस में भी अंतर है क्या? अभी तो कह रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही रूप है, पर फिर भी अंतर तो है ना। अंतर क्या है? देखिए दोनों में, वैसे दोनों में वही व्यवसाय का ये जानना चाहते हैं कि वर्ष के अंत में हमें लाभ या हानि क्या हुई, या अधिक या कमी क्या हुई, लेकिन अंतर देखिए क्या है। पहला है दोनों के उद्देश्य का अंतर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है आय का व्यय पर अधिक अथवा कमी ज्ञात करना। हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से या एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम, ये जानना। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस का मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा है द्वारा निर्मित, प्रिपेयर्ड बाय। यह लाभ न कमाने वाली अर्थात सेवा देने वाली संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस यह लाभार्जन के उद्देश्य से स्थापित व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। जो व्यवसाय चलाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है तीसरा आधार। यह खाता मुख्य रूप से प्राप्ति और भुगतान खाते तथा कुछ अन्य सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसके आधार पर तैयार होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट के आधार पर। जो आप पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाओगे, पहले उसको देखोगे, उसमें कैपिटल और रिवेन्यू दोनों प्रकार की आइटम्स हैं, उसमें से सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स लेनी है, पर बेस तो क्या बना? रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट के आधार पर बनती है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस किसके आधार पर बनता है? याद करो +1, ट्रायल बैलेंस के आधार पर। ट्रायल बैलेंस को देखकर और कुछ अन्य मदों जो एडजस्टमेंट होती है, तो यह खाता मुख्य रूप से तलपट, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, तथा कुछ अन्य सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। अब है शेष। इस खाते का शेष आधिक्य या कमी को बताता है, सरप्लस या डेफिसिट। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस का शेष क्या होता है? या तो प्रॉफिट को बताएगा, इस खाते का शेष शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को प्रकट करता है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में फिर मिलेंगे। तब तक ओके, बाय बाय, टेक केयर।